गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए जो एनर्जी टर्म है वो है ई न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट। ओके, वहाँ पे न्यू क्या है? न्यू है कंपन क्वांटम संख्या या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसका मान होता है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। और ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट के बाई म्यू। के फोर्स बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट, और म्यू रेड्यूस्ड मास है, समानित द्रव्यमान है। ये जो एनर्जी लेवल होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। और अणु के इन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से, क्योंकि ये बराबर दूरी पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, जैसे यहाँ से आपको पता लग जाएगा, जैसे न्यू बराबर 0 रखोगे तो हाफ एच कट ओमेगा नॉट, 1 रखोगे तो 3/2, 2 रखोगे तो 5/2, यानी कि सब के अंदर सब एनर्जी लेवल्स के बीच में एच कट ओमेगा नॉट का डिफरेंस है, सब बराबर दूरी पे हैं। और इनके मध्य अगर अणु किसी भी तरीके से संक्रमण करता है तो इस संक्रमण से हमें क्या मिलता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। एक HCl के अणु के लिए जो एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर बल नियतांक 516 नैनोमीटर है, इन्वर्स है, तो जैसे उसका जो, क्योंकि HCl के दो समस्थानिक होते हैं Cl35 एंड Cl37, तो उनके लिए जैसे रिड्यूस्ड मास अगर हम निकालें तो 1.63 इंटू 10⁻⁻27 kg है। और इसके लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट और न्यू नॉट और लैम्डा नॉट का मान दिया गया है। अगर ओमेगा नॉट है तो न्यू नॉट आ सकता है, ओमेगा नॉट ओवर 2 पाई, और इससे हमारे पास न्यू नॉट आ गया। और न्यू नॉट है तो लैम्डा नॉट भी आ सकता है, क्योंकि न्यू नॉट बराबर होता है C ओवर लैम्डा नॉट। ओके, इस तरीके से तीनों मान निकाले गए हैं। तो इससे जो ये वेवलेंथ हमें मिल रही है, ये वेवलेंथ जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होती है। यानी कि ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है वो कौन से रीजन में पाया जाता है? अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। और जब ये कंपन कर रहे परमाणु विस्थापित होते हैं तब अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अवश्य बदलना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो अवश्य बदले। देखो, क्लासिकल, यहाँ CM से मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या होता है कि कंपन कर रहा जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो समान आवृत्ति ओमेगा नॉट के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। और QM के अनुसार, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, जब अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है तब वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है और काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण कर सकता है। यानी कि क्वांटम के अनुसार तो क्या होगा? ट्रांजिशन, यानी कि अवशोषण या उत्सर्जन। ट्रांजिशन का मतलब यही है कि या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एमिट करे। तो ट्रांजिशन जो है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन, तभी होगा जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बदलेगा। ओके। और CM के अनुसार, क्लासिकल के अनुसार क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो क्या करेगा? समान आवृत्ति, जिस आवृत्ति से वो है उसी समान आवृत्ति के विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बदले। ओके। तो द्विपरमाणुक अणु के ऊर्जा स्तरों के में संक्रमण के दौरान अणु जो है वो एक समय में केवल एक फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। अतः यदि एच कट ओमेगा नॉट या एच न्यू नॉट ऊर्जा का फोटोन अवशोषित होता है तो इससे कम जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसमें एनर्जी जो है, जैसे न्यू प्लस हाफ है तो न्यू प्लस हाफ प्लस 1, तो न्यू प्लस 3/2 एच कट ओमेगा नॉट तक बढ़ जाती है। यानी कि क्योंकि हर एक जैसे अवशोषण से क्या होगा, एच कट ओमेगा नॉट जो एनर्जी है उसका फोटोन एब्जॉर्ब होगा, तो हाफ एच कट ओमेगा नॉट ऑलरेडी है और एच कट ओमेगा नॉट का एब्जॉर्ब कर रहा है तो 3/2 एच कट ओमेगा नॉट हो गया। इसी तरीके से
अगर मान लीजिए अणु जो है वो एच न्यू नॉट या एच कट ओमेगा नॉट ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन करता है, तो उसके पास हाफ एच कट ओमेगा नॉट है, उसमें से एच कट ओमेगा नॉट का उसने एमिशन कर दिया, तो माइनस हाफ एच कट ओमेगा नॉट तक एनर्जी जो है उसकी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो ही तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं, या एब्जॉर्प्शन या एमिशन। एब्जॉर्ब करेगा एच कट ओमेगा नॉट को तो एनर्जी 3/2 तक बढ़ जाएगी, और अगर एमिट करेगा तो माइनस हाफ एच कट ओमेगा नॉट तक कम हो जाती है। तो इन संक्रमणों से अणु की जो स्वाभाविक आवृत्ति है उसके विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जो इसमें ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल न्यू इज इक्वल टू +-1। +1 मतलब एब्जॉर्प्शन और -1 यानी कि एमिशन को शो करता है ये। ओके, और अगर हम लोग हार्मोनिक स्थितिज ऊर्जा वक्र माने तो उनके लिए केवल एक लाइन प्राप्त होती है जिसकी आवृत्ति न्यू नॉट होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के को तरंग संख्या में लिखने पर ई न्यू ओवर एच सी, इसको हम लोग टर्म भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल टर्म। जैसे हमने रोटेशनल टर्म निकाली थी एफ न्यू, इसी तरीके से जी न्यू वाइब्रेशनल टर्म है, ई न्यू बाई एच सी, तो इसका मान इसके बराबर आ जाता है। तो ये वाइब्रेशनल टर्म होती है। न्यू नॉट बाई सी न्यू बार होता है तरंग संख्या, यानी कि, और न्यू से न्यू+1 के लिए प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा जो है उसकी तरंग संख्या हो जाएगी जी न्यू +1 माइनस जी न्यू। तो ये न्यू+1 करेंगे और माइनस न्यू करेंगे तो ई बाई एच सी बचेगा, जो कि किसके बराबर होगा, न्यू बार के बराबर होगा। ठीक है, अधिकांश अणु जो विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर सकते हैं या कंपन कर सकते हैं, तो उत्सर्जित या अवशोषित विकिरणों की आवृत्तियों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में ही प्राप्त होती है। शुद्ध वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम केवल द्रवों में ही प्राप्त होता है, यानी कि जो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है एक तो इंफ्रारेड रीजन में आएगा, दूसरा अगर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है वो किस में मिलेगा, हमें लिक्विड्स में ही मिलता है। ये कुछ दिखाया गया है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन के लिए। जैसे ये एनर्जी लेवल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, और इनके बीच में एनर्जी गैप समान है, और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये कब होगा, अवशोषण के लिए संक्रमण है। इसी तरीके से 2 से 1, 1 से 0 ये जो है वो उत्सर्जन के लिए संक्रमण है। ओके, और इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जैसे 0 के लिए हाफ एच न्यू नॉट, 1 के लिए 3/2 एच न्यू नॉट, 2 के लिए 5/2 एच न्यू नॉट, इस तरीके से कंटिन्यूस एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ओके, वो तो थी वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इंफ्रारेड रीजन में क्या होता है, लिक्विड से जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, लिक्विड में तो क्या होता है, शुद्ध काल्पनिक स्पेक्ट्रम यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। लेकिन क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे जो अंतराण्विक इंटरेक्शन होती है उसके कारण जो है वो घूर्णन निषेध रहता है, उसमें रोटेशन नहीं हो पाता। ओके, और रोटेशन नहीं हो पाता, इसीलिए लिक्विड में सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई गैस की बात करें, कोई वेपर की बात करेंगे, तो उसमें क्या है, जो अणु के जो घूर्णन है या रोटेशन है उसको एक्साइटेड करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी जो है, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, एज वी नो कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है, और जो गैस और वाष्प होती है उसमें क्या होता है कि जो रोटेशन को एक्साइटेड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा एनर्जी हमें वाइब्रेशन को एक्साइटेड करने के लिए चाहिए। तो अगर हम लोग वाइब्रेशन एक्साइटेड करते हैं तो रोटेशन ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो ईच एंड लेवल वाइब्रेशनल लेवल होता है उसके साथ रोटेशनल लेवल जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, न्यू बराबर 0 के रोटेशनल लेवल, न्यू बराबर 1 के रोटेशनल, न्यू बराबर 2 के रोटेशनल लेवल। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन से रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो हमें प्राप्त होता है। अगर इनिशियली हम लोग ऐसे माने कि जो अणु की घूर्णन और वाइब्रेशन की जो
मोड हैं उनके बीच में किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब घूर्णन अपनी जगह प्योर हो रहे हैं और वाइब्रेशन अपनी जगह प्योर हो रहे हैं, उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो एनर्जी को टोटल सिंपली दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी और ये रोटेशनल। यहाँ पे न्यू क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या, और जे क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या, और आई क्या है, अणु का जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा नॉट रूट के बाई म्यू, के बल नियतांक, म्यू समानित द्रव्यमान, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आर दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। अब ये जो इनके बीच में वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल हैं वो डेल्टा न्यू +-1, डेल्टा जे +-1। ठीक है, एक तो एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन से रिलेटेड स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। ओके, जब हम लोग न्यू +1 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जे से J+1 में गए। ओके, तो इसे कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, इससे हमें आर ब्रांच मिलती है। और जब हम लोग बात करते हैं J से J-1 यानी कि डेल्टा J = -1, ठीक है, तो इससे हमें पी ब्रांच मिलती है, यानी कि डेल्टा J का मान जब -1 होता है तो उससे पी ब्रांच मिलती है, और जब +1 होता है तो उससे हमें आर ब्रांच मिलती है। हम इन्हें नाम दे रखे हैं पी ब्रांच और आर ब्रांच, बाकी है कॉमन ही। ओके, जैसे ये स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जैसे ये एनर्जी लेवल्स हैं कुछ वाइब्रेशनल टर्म के साथ, और ये एनर्जी लेवल है कुछ वाइब्रेशनल टर्म के साथ, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं ये। तो इसमें ये जो सारी ट्रांजिशन है वो डेल्टा J = -1 के लिए है, और ये वाले ट्रांजिशन डेल्टा J = +1 के लिए हैं। तो +1 वालों को हम आर ब्रांच और -1 वालों को पी ब्रांच कहते हैं। डेल्टा J = 0 जो है वो नॉट अलाउड ट्रांजिशन होता है, वो नहीं हो सकता। तो पी ब्रांच के लिए आवृत्ति जैसे हम लिखेंगे तो ई जे, जैसे ये E1 का मतलब है न्यू = 1 से न्यू = 0, तो न्यू का जो एनर्जी है ई न्यू वो होती है न्यू +½ h ओमेगा नॉट। जो 1 रखोगे तो 3/2, और जब 0 रखोगे तो ½ इसी तरीके से J-1 और J-1 तो J+1 होता है, तो J+1 होता है, तो यहाँ पे वो कट जाएगा, और इधर J है तो ये J आ जाएगा। इसी तरीके से हमें मान रखने, ये दोनों जो हैं वो इस पहले हम एक एनर्जी की फॉर्मूले में न्यू = 1 और J = J-1, इसमें न्यू = 0 और इसमें J = J रखेंगे, जिससे जो P ब्रांच हमें मिलेगी, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है, J-1 से J, यानी कि डेल्टा J क्या है, -1, ये P ब्रांच है। तो P ब्रांच के लिए आवृत्ति आ जाएगी न्यू नॉट -h/2πIJ। ये आप कर लेना, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व किया है और कुछ नहीं है। इसमें जैसे न्यू नॉट जो है वो ओमेगा नॉट ओवर 2π है, तो 1/2π ओमेगा नॉट मतलब √k/μ, J = 1 2 3 इस तरीके से। तो ये न्यू नॉट, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है h ओमेगा नॉट को आपने लिख दिया, h को h/2π रखा, और ओमेगा नॉट = 2π न्यू होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे न्यू नॉट आ गया। इसी तरीके से हम आर ब्रांच के लिए कर लेंगे। आर में क्या है, हमें J से J+1 में जाते हैं, फाइनल J+1 है और इनिशियल J है, और वही 1 और वही 0। तो इसमें जो हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास न्यू आर ब्रांच जो है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा न्यू नॉट +h/2πI और J+1, J = 0 1 2 इस तरीके से, और डेल्टा J जो है वो 0 आ जाएगा। ये जो डेल्टा J जो है वो 0 है, और 0 वाला जो संक्रमण है वो अलाउड नहीं होता। ये सिंपल डेरिवेशन कर लेना आप, जैसे 1 रखोगे न्यू का मान तो 3/2, और 0 रखोगे तो 1/2, J+1 रखोगे तो ये आएगा, और J रखोगे तो सिंपल ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने से ये न्यू आर ब्रांच के लिए आवृत्ति आ जाती है। ठीक है, अब ये जो हमें स्पेक्ट्रम है वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन में मिलता है, जिसमें स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बीच जो गैप है वो समान रहता है, डेल्टा न्यू = h/2πI। और अणु में जैसे ये अणु जो होता है
अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त वर्णक्रम से भी अणुओं का जड़त्व आघूर्ण, इस जैसे हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच का गेप अगर प्राप्त कर लेते हैं, डेल्टा न्यू अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे जड़त्व आघूर्ण भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा न्यू बराबर h/2πi, और हमें अगर ये प्राप्त है तो हम आई भी निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से क्या है, एक HCl अणुओं के लिए भी स्पेक्ट्रम को शो किया गया है, और जो कि Cl35 और Cl37 दो प्रकार के समस्थानिक है, और उन दोनों का योगदान रहेगा P ब्रांच और R ब्रांच इसमें भी मिलेगी। डेल्टा J जो बराबर 0 है, वो जो ट्रांजिशन है वो नॉट अलाउड होता है, और तो उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। ये P ब्रांच है, ये R ब्रांच है, और सेंटर में हमें कुछ भी नहीं मिला, तो न्यू बराबर न्यू नॉट पे हमें लाइन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डेल्टा J = 0 जो है वो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से CO परमाणु के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरीके से शो होता है। इसमें ये P ब्रांच और ये R ब्रांच है। ये J के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, तो ये था वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम, और इसके साथ ही हमारे क्वांटम का जो थ्योरी सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप बताइएगा। बाकी इसके बाद हम लोग या तो सॉलिड या न्यूक्लियर शुरू करेंगे बच्चों। इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो।